सभी को प्रणाम। डिस्पोजिटर थ्योरी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विषय है, जिसके ऊपर श्री जे एन बसीन जी ने एक पूरी बुक लिखी हुई है। उसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा वीडियो में। और उसी के कुछ सूत्रार्थ आज हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब किसी भी ग्रह का या किसी भी भाव का डिस्पोजिटर, जो भी कोई ग्रह होता है। अच्छा, डिस्पोजिटर क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। जिस भी भाव में जो भी ग्रह बैठा होता है, जिस भी राशि में, उस राशि का स्वामी उस ग्रह के लिए डिस्पोजिटर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस कुंडली में हम यदि शनि को देखें, तो हम कहेंगे कि शनि का डिस्पोजिटर वीनस है। क्यों? क्योंकि वीनस जो है वो, यानी क्षमा करें, जो सैटर्न है वो वीनस के जो है साइन में बैठे हैं। वीनस शुक्र की राशि में शनि बैठे हैं। इस वजह से शनि के डिस्पोजिटर शुक्र बने इस कुंडली में। ऐसे ही चंद्रमा के डिस्पोजिटर शनि बने। ऐसे ही गुरु के डिस्पोजिटर मंगल बने। ऐसे ही सूर्य और बुध के डिस्पोजिटर भी शनि बने। कहने का मतलब है, जिस भी राशि में जो भी ग्रह बैठता है, उसकी राशि का स्वामी उस ग्रह के लिए डिस्पोजिटर बन जाता है। ऐसे ही भाव के लिए होता है। पहले प्रथम भाव का डिस्पोजिटर चंद्रमा है, 10th हाउस के मंगल है, इस तरीके से। अब ये डिस्पोजिटर थ्योरी बहुत आगे तक एक्सपेंड होती है। हम डिस्पोजिटर के डिस्पोजिटर तक मिनिमम देखते हैं, यानी डिस्पोजिटर किसी भी ग्रह का और उसका भी डिस्पोजिटर, वो हमें फाइनल रिजल्ट बताता है कि फ्रूट के वो भाव कैसा है या वो कैसा फल करने वाला है। उसी का एक नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम, जो कि श्री जैन वसीम जी ने भी बताया, कि कोई भी ग्रह से उसका डिस्पोजिटर लग्न से 6 8 12 में, या उस ग्रह से 6 8 12 में यदि चले जाता है, तो ऐसे में उसकी सिग्निफिकेंस को बहुत ज्यादा हानि होती है। वो भाव पीड़ित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस कुंडली में 7th हाउस जो है, क्योंकि कर्क लगने की कुंडली है, तो सप्तम भाव में मकर राशि आई, यानी कि सप्तम भाव का डिस्पोजिटर शनि हुए। अब सप्तम भाव के डिस्पोजिटर जो शनि है, वो बैठे हैं तुला राशि में 4th हाउस में उच्च के। ये शुक्र जो है वो शनि से 8th हाउस में बैठे हैं, 9th हाउस में। षडाष्टक योग बन गया। तो उन्होंने इसी बारे में बताया, जैन बसीन जी ने, कि यदि कोई भी ग्रह का डिस्पोजिटर उस भाव से क्षमा करें, लग्न से या फिर उस ग्रह से 6 8 12 में चले जाए, खास करके 6 8 जाना बहुत ही ज्यादा इसमें खराब बताया, तो ऐसे में व्यक्ति के उस भाव के सिग्निफिकेंस में हानि पहुंचती है। इन व्यक्ति की मैरिज हुई 2019 के आसपास, और इनका जो है 4 महीने के बाद डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स हुआ, उसके लिए यदि हम ऐसे नॉर्मल कुंडली देखें, तो सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा, ठीक है, हम कह सकते हैं कि चंद्रमा, क्योंकि सूर्य के आसपास के हैं तो कृष्ण पक्षी हैं, अमावस्या के आसपास के हैं, तो इसलिए पीड़ादायक है, पापी हैं। परंतु हमें ये भी नहीं भूलना है कि वो लग्नेश है। लग्नेश कभी हानि नहीं पहुंचाते। सप्तमेश शनि 4th हाउस में उच्च के बैठे हैं, वहां पर मंगल उनको देख रहे हैं। ठीक है, मंगल देख रहे हैं, पापी ग्रह, परंतु मंगल इस कुंडली में योग कारक है, पंचमेश है और दशमेश है। तो वो भी उनको इतनी हानि नहीं उनको पहुंचाएंगे। तो यदि हम उस तरीके से देखें नॉर्मल कुंडली, तो हम बिना डिस्पोजिटर के यदि हम देखें, तो हम इस तरीके से बिल्कुल एक वन लाइन में नहीं बता सकते कि यस, इस कुंडली में जो है तलाक हुआ होगा, डाइवोर्स हुआ होगा। बहुत क्लियरली नहीं, एकदम से नहीं बता सकते, और हमें नियम इसमें देखने पड़ेंगे। परंतु डिस्पोजिटर से हम एकदम एक ही लाइन में बता सकते हैं
क्योंकि सप्तम भाव का डिस्पोजिटर वहां से उस ग्रह से आठवें में चले गया, छठे में चले गया, क्षमा करें। इसी तरीके से किसी भी भाव का हम देख सकते हैं कि कोई भी भाव का स्वामी अपने से यदि 6 12 में चले जाएगा, लग्न से 6 12 में या उस भाव से 6 12 में चले जाएगा, तो उस भाव की हानि हो जाती है। ऐसे ही हमने इस सूत्र को अप्लाई करना होता है। ये पहला नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम। दूसरा जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट नियम बताया डिस्पोजिटर के केस में, वो दशा के ऊपर यानी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया कि किसी भी भाव का डिस्पोजिटर जहां भी, पहले उन्होंने कुंडली का बताया, लग्न कुंडली का, और नवांश में भी उन्होंने बताया। ये श्री CS पटेल जी ने भी अपनी किताब में बताया नवांश डिस्पोजिटर के बारे में। तो उन्होंने बताया कि किसी भी भाव का डिस्पोजिटर जिस भी राशि में बैठेगा, उस राशि का स्वामी, उस राशि के स्वामी की दशांतर दशा में उस भाव से रिलेटेड घटना घटेगी। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यदि हम दशम भाव की बात करें जैसे, तो हमें पता है कि दशमेश मंगल है, तो मंगल की दशांतर दशा में दशम भाव से रिलेटेड घटना घटेगी। यस, दशम भाव से रिलेटेड घटना मंगल की दशांतर दशा में घटेगी। ये तो है ही, ये तो एक सामान्य सा नियम है। परंतु उन्होंने बोला कि दशमेश जहाँ बैठेंगे, जैसे मंगल जो है वो गुरु की राशि में बैठे, तो गुरु की दशा में भी दशम भाव से रिलेटेड घटना घटेगी। दशम भाव और पंचम भाव से रिलेटेड घटना घटेगी। ऐसे ही उन्होंने बताया, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने जो जोर दे करके बताया कि वो जो डिस्पोजिटर नवांश में हमें देखना है कि वो भाव का स्वामी नवांश में कहाँ गया। उस भाव का स्वामी, उस राशि का स्वामी जहां भी वो नवांश में जाएगा, उसका स्वामी जो भी ग्रह होगा, उस ग्रह की दशांतर दशा में ज्यादा प्रोमिनेंटली घटना को वो बताएगा। जैसे चंद्रमा इस कुंडली में लग्नेश है, चंद्रमा नवांश में मीन राशि में बैठे हैं, तो मीन राशि यानी गुरु की दशांतर दशा में लग्न यानी प्रथम भाव से रिलेटेड घटना घटेगी। अब यदि हम नॉर्मली देखें तो ना ही चंद्रमा का संबंध लग्नेश का गुरु से है, किसी भी तरीके से कोई संबंध नहीं है। तो हम लग्न कुंडली से देख करके ये चीज नहीं बता सकते थे कि गुरु की दशा में भी लग्न से कोई संबंधित घटना। हाँ ठीक है, जुपिटर लग्न को देख रहे हैं, ये हम कह सकते हैं कि दृष्टि डाल रहे हैं। परंतु ये दृष्टि ना भी डाल रहे होते तब भी ये नवांश में, क्योंकि चंद्रमा गुरु की राशि में बैठे, तो गुरु की दशांतर दशा में जो है लग्न भाव से रिलेटेड घटना। ऐसे ही सूर्य जो है वो वृषभ राशि में बैठे, वृषभ राशि नवांश में। अब वृषभ राशि जो है शुक्र की राशि होती है, हम सबको पता है। तो शुक्र की दशांतर दशा में द्वितीय भाव के रिजल्ट मिलेंगे, द्वितीय भाव से संबंधित घटनाएं घटेंगी जब भी शुक्र की दशांतर दशा चलेगी व्यक्ति को। और यदि हम नॉर्मली लग्न कुंडली देखें तो ना ही द्वितीय भाव से शुक्र का संबंध है, ना ही द्वितीय सूर्य से शुक्र का संबंध है, परंतु तब भी शुक्र की दशांतर दशा में द्वितीय भाव से रिलेटेड घटना घटेगी, क्योंकि नवांश में जो है सूर्य, द्वितीयेश वो शुक्र की राशि में बैठे हैं। इस तरीके से उन्होंने डिस्पोजिटर को बताया कि इवेंट के लिए, मतलब दशा किस दशा में। उन्होंने इसमें एक चीज और बताई कि किसी भी भाव का जो भी वो ग्रह है वो लग्न कुंडली में और उसको नवांश में देखना है, उसका डिस्पोजिटर कौन सा है, जैसे कि अभी हमने देखा। और जब भी इनकी दशा अंतरदशा आएगी, दशा अंतरदशा एक टाइम पे ही आएगी, उस टाइम पे डेफिनेटली उस भाव से रिलेटेड घटना घटेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस कुंडली में लग्नेश जो चंद्रमा है वो शनि की राशि में बैठे हैं, मकर राशि में। तो हमने शनि को नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद वो चंद्रमा नवांश में गुरु की राशि में बैठे हैं, तो हमने गुरु को नोट डाउन कर लिया। इसका मतलब गुरु और शनि इन दोनों की जब भी परस्पर दशांतर दशा चलेगी, जैसे गुरु में शनि या शनि में गुरु, तब
इस व्यक्ति को लग्न से संबंधित प्रोमिनेंट इफेक्ट मिलेंगे। ऐसे ही चतुर्थे शुक्र और एकादशे शुक्र गुरु की राशि में बैठे हैं लग्न कुंडली में, तो गुरु को नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद वही शुक्र नवांश में शनि की राशि में बैठे, तो शनि को नोट डाउन कर लिया। इसका मतलब गुरु और शनि की दशांतर दशा में सिर्फ लग्न के ही नहीं, एकादश भाव और चतुर्थ भाव के भी रिजल्ट मिलेंगे। गुरु और शनि की दशा अंतर दशा में फोर्थ हाउस के भी रिजल्ट मिलेंगे, 11th हाउस के भी रिजल्ट मिलेंगे। और इन व्यक्ति को अभी गुरु में शनि की ही अंतरा चल रहा है, 2021 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। और इसी बीच अभी थोड़े टाइम पहले ही 2022 एंड में ही इन्होंने अभी व्हीकल परचेज किया, फोर्थ हाउस रिलेटेड इवेंट। अब फोर्थ हाउस रिलेटेड इवेंट, क्योंकि सैटर्न फोर्थ हाउस में बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि फोर्थ हाउस रिलेटेड इवेंट घटेगा, ठीक है, ये सामान्य नियम है। परंतु व्हीकल का ही घटा, प्रॉपर्टी का भी घट सकता था। व्हीकल का घटा क्यों? क्योंकि वो व्हीकल यानी शुक्र की राशि में बैठे हैं, और शुक्र जो है वो गुरु की राशि में बैठे हैं, और गुरु की महादशा चल रही है, यानी कि और नवांश में वो शनि की राशि में बैठ गए शुक्र, वही जो अभी हमने नियम पढ़ा। तो इस वजह से शुक्र काफी प्रोमिनेंट हो गए, कहने का मतलब ये है शुक्र काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए। तो फोर्थ हाउस को, फोर्थ एंड 11th हाउस को एक्टिवेट किया, तो व्हीकल परचेज करवाया उन्होंने। तो ऐसे ही किसी भी भाव के हम जो है सिग्निफिकेंस को देख सकते हैं, उनकी राशि को, उनके डिस्पोजिटर को देख सकते हैं, और उससे हम टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं उसको, और वो भाव कैसा है, आ, वो भाव कैसे फल देने वाला है उसको भी। इसमें एक नियम उन्होंने और बताया कि यदि कोई भी भाव को हमने देखना है कि वो कैसा है, तो हम नॉर्मली उसके स्वामी को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 7th हाउस को देखना है, तो हमने 7th हाउस के लॉर्ड को देख लिया कि वो कहाँ बैठे हैं, कैसे। बट हमने सिर्फ इतना नहीं देखना होता, हमने इसके फर्दर भी देखना है, मतलब इसके आगे भी देखना है कि वो उसके डिस्पोजिटर कैसे बैठे हैं, उसके डिस्पोजिटर कहीं पीड़ित तो नहीं है। यदि उनके डिस्पोजिटर पीड़ित हो जाएंगे, तो इस केस में उस भाव के सिग्निफिकेंस में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। जैसे यदि हमने जुपिटर की दशा देख ली, नॉर्मली हमने जुपिटर देखना है कि कैसे अपनी दशा में कैसा फल करेंगे, तो हम नॉर्मली देखते हैं कि जुपिटर जो है वो 6th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड है, और 5th हाउस में बैठे हैं, मित्र की राशि में, मंगल की राशि में बैठे हैं, और किसी भाव किसी ग्रह से संबंध उनका नहीं है। अब यदि हम इतना देखें तो हम कहेंगे हाँ भाग्येश की दशा है, पंचम में बैठे हैं, त्रिकोणेश होकर के त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो बहुत बढ़िया दशा है। परंतु ऐसा नहीं है, हमने इनको इनके डिस्पोजिटर को देखना है, क्योंकि वो उनके घर में बैठे हैं। मतलब क्योंकि कोई भी ग्रह ग्रह भी उसी तरीके से काम करते हैं। जैसे एक तरीके से यदि वो अपने भाव में अपने घर में नहीं बैठे, तो इसका मतलब वो रेंटेड है। अब अगर वो रेंटेड है, तो उस हाउस के जो ओनर हैं उस पर भी डिपेंड करेगा कि कैसा फल दिया जाए, प्रॉपर उस ग्रह का कैसा फल होना चाहिए, वो उस ओनर के हाथ में भी रहेगा। तो इसीलिए, और वही इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज्यादा, तो इसीलिए उन्होंने इस पर जोर डाला। अब इस केस में मार्स जो है, 5th लॉर्ड मार्स जो डिस्पोजिटर है जो जुपिटर के, वो बैठे हैं 9th हाउस में, बहुत बढ़िया त्रिकोण में, अगेन दोनों का राशि परिवर्तन हो रखा है। परंतु यहाँ पर ये मार्स वीनस के साथ बैठे हैं, जो कि त्रिषणाया है। त्रिषणाया लॉर्ड पीड़ित करते हैं, हम सभी को पता है। तो त्रिषणाया के साथ ही मंगल बैठे हैं, यानी मंगल पीड़ित हो रहे हैं शुक्र से, शुक्र पीड़ित कर रहे हैं किसको, मंगल को। इस वजह से अब इन जुपिटर की दशा को हम उतना अच्छा नहीं कह सकते। यदि ये वीनस ना होते यहाँ पर मार्स के साथ, तब ये दशा एक्सीलेंट थी, तब ये दशा एक्सीलेंट थी, क्योंकि और किसी ग्रह, किसी पापी ग्रह का संबंध, ना ही शनि का, ना ही बुध का, क्योंकि बुध भी त्रिषणाया है, उनका भी संबंध नहीं आ रहा था। तो ऐसे में ये दशा और अच्छी, बहुत अच्छी हो जाती। परंतु यहाँ पर ये दशा थोड़ी सी, हम कह सकते हैं, नेगेटिव हो गई थोड़ी सी। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जुपिटर 9th लॉर्ड होकर के 5th हाउस में बैठे हैं, और 5th लॉर्ड 9th हाउस में बैठे हैं, दोनों का राशि परिवर्तन है, 9th हाउस और 10th हाउस का राशि परिवर्तन भी है, जो कि धर्म कर्माधिपति योग भी बन रहा है। पर इस धर्म कर्माधिपति योग में भी कमी आ गई। इस 5th लॉर्ड 9th लॉर्ड
जो आपस में संबंध है फिफ्थ नाइन्थ हाउस का, ये भी योग त्रिकोण का जो संबंध बन रहा है, इसमें भी, इस योग में भी कमी आ गई। क्यों आ गई ये सारी कमी? शुक्र क्रिएट कर रहे हैं ये सारी इशू जो है, शुक्र की वजह से हो रही है। यदि हम नॉर्मल देखें तो गुरु का शुक्र से कोई संबंध नहीं है। आ, गुरु देख रहे हैं शुक्र को, शुक्र गुरु को नहीं देख रहे हैं। तो नॉर्मल हम अगर डिस्पोजिटर थ्योरी यूज ना करें तो हमें पता नहीं चल पाएगा, बहुत इजीली पता नहीं चल पाएगा कि शुक्र जो है वो इन जुपिटर की दशा में जुपिटर को इशू डाल रहे हैं। तो इस तरीके से हम डिस्पोजिटर थ्योरी को किसी भी दशा को भी प्रिडिक्ट करने के लिए देख सकते हैं, किसी भी भाव के इवेंट को, मतलब वो कैसा उसका परिणाम होने वाला है उसके लिए भी देख सकते हैं, कब घटित हो रहा है उसके नवांश डिस्पोजिटर के थ्रू भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से डिस्पोजिटर की बहुत सारी एप्लीकेशंस है। ये तो हमने दो तीन एप्लीकेशंस पढ़ी जो कि इम्पोर्टेंट थी, और भी इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं डिस्पोजिटर की ही, जो कि श्री जे एन बसिन जी ने अपनी किताब में बताया है। ये इनकी किताब है डिस्पोजिटर्स इन एस्ट्रोलॉजी, डिस्पोजिटर्स इन एस्ट्रोलॉजी। और इसको आप ऑर्डर करके इसको आप पढ़ें, ये बहुत ही अमेजिंग बुक है डिस्पोजिटर्स के ऊपर। और इसके बारे में श्री सी एस पटेल जी ने भी बताया है, श्री वीपी गोयल जी ने भी बताया, और भी काफी सारे ऑथर्स ने बताया है। तो उनको जब सबको जो है पढ़ेंगे, तब उसका रिजल्ट, डिस्पोजिटर्स का रिजल्ट कैसा मिलना है, ये हमें बहुत अच्छे से इसको समझ में आएगा। और बिना इसके वैदिक ज्योतिष अधूरी है, बिना डिस्पोजिटर थ्योरी के, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके दो तीन एप्लीकेशन मैंने आज आपको बताए, बाकी के एप्लीकेशंस आने वाले कोर्स में कवर करेंगे। कोर्स जो है, नया कोर्स वैदिक का, प्रिडिक्टिव वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स, वो मिड जुलाई में 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो यदि आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो उसमें एनरोल कर सकते हैं। 3 मंथ्स का कोर्स होगा। बाकी डिटेल्स तो व्हाट्सएप नंबर पे आप जा करके पता कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहें। प्रणाम।